नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीएस बाय आकाश में। आज के इस क्लास में हम लोग महत्वपूर्ण जीके जीएस के प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं जो आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। और इन प्रश्नों से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे आपके एग्जाम के लिए, उन सभी प्रश्नों को भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। चलिए हम लोग आज का जो क्लास है उसको शुरू करते हैं। क्लास की खास बात यह है कि जीएस के इसमें आपके जितने भी सब्जेक्ट होते हैं सभी से रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि ये सभी प्रश्न एग्जामों में पूछे गए हैं और सभी पार्ट से जीएस के जितने भी पार्ट होते हैं सभी से लिए गए हैं। और इन प्रश्नों से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे आपके एग्जाम के लिए वो भी यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि चिल्लावाला की लड़ाई कब लड़ी गई थी। तो देखिए, चिल्लावाला की जो लड़ाई है ना, ये 1849 में लड़ी गई थी। कब? 1849 में, जब सेकंड आंग्ल सिख युद्ध हुआ था। सेकंड आंग्ल सिख युद्ध। आंग्ल सिख युद्ध का मतलब क्या हुआ? आंग्ल सिख युद्ध का मतलब ये अंग्रेज और सिख के बीच में, सिख साम्राज्य के बीच में लड़ा गया। सिख साम्राज्य के बीच में ये लड़ा गया था। ठीक, तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। आंग्ल और सिख साम्राज्य के बीच में लड़ा गया था और ये सेकंड आंग्ल सिख युद्ध के दौरान लड़ा गया। अगर आपसे पूछे कि सेकंड वाला जो दूसरा आंग्ल सिख युद्ध हुआ कब था, तो ये 1848 से लेकर के 1849 के बीच में ये लड़ा गया था। अगर आपसे पूछे कि फर्स्ट अभी तक दो ही आंग्ल सिख युद्ध केवल हुए हैं, तो पहला वाला जो आंग्ल सिख युद्ध पूछे ये कब लड़ा गया था, तो ये 1845 से बीच में ये कब हुआ था। क्योंकि दोनों एग्जामों में पूछे भी गए हैं कि मतलब पहला आंग्ल सिख युद्ध कब, टाइमिंग क्या है, दूसरा आंग्ल सिख युद्ध का टाइमिंग क्या है। तो यहाँ पे आप लोग लिखेंगे 1845 से 1846 के बीच में ये लड़ा गया था। अगर आपसे पूछे कि ये जो चिल्ला वाला जो है ये स्थान कहाँ पे स्थित है, अगर आपसे पूछे कि ये चिल्ला वाला स्थान कहाँ पे स्थित है, तो आप लोग बताएंगे कि ये वर्तमान पाकिस्तान में स्थित है। कहाँ पे? पाकिस्तान में स्थित है। यहाँ पे ये लड़ा गया था। पहले पाकिस्तान अपने भारत में था, तब उस दौरान ये सभी युद्ध जो है लड़े गए थे। चलिए इसका रिवीजन करते हैं। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है कि चिल्लावाला की लड़ाई कब लड़ी गई थी, तो ये 1849 में लड़ी गई थी। सेकंड आंग्ल सिख युद्ध के दौरान लड़ी गई थी। उसके बाद पहला आंग्ल सिख युद्ध अगर आपसे पूछे 1845 से 1846 बताएंगे, और दूसरा आंग्ल सिख युद्ध पूछे 1848 से 1849 के बीच में, क्योंकि ये एग्जामों में पूछे गए हैं, इनका टाइमिंग एग्जामों में पूछे गए हैं, क्योंकि दो ही आंग्ल सिख युद्ध अभी तक हुए हैं। और जो आंग्ल सिख युद्ध है, सिख साम्राज्य आपके एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट है, पढ़ाया जाता है, वहां से एक प्रश्न जरूर मिलता है। अगला प्रश्न क्या है कि किस राजवंश की राजधानी चित्तौड़गढ़ में थी। तो देखिए चित्तौड़गढ़ की बात कर रहे हैं, ये भी हिस्ट्री से इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कह रहा है कि किस राजवंश की राजधानी चित्तौड़गढ़ में, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे कि सिसोदिया राजवंश जो था, सिसोदिया जो राजवंश था इसकी राजधानी कहाँ पे थी? चित्तौड़गढ़ में थी। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि सिसोदिया जो राजवंश था, अगर आपसे पूछे कि इसका सबसे बड़ा किला कौन सा था, यहाँ पे कुछ एडिशनल प्रश्न पढ़ लेते हैं जो एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछे कि इसका सबसे बड़ा किला कौन सा यहाँ पे लोगों ने बनवाया था, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे कि चित्तौड़गढ़ का किला जो था, चित्तौड़गढ़ का जो किला था यहाँ पे सबसे बड़ा किला था। और चित्तौड़गढ़ का किला आप लोग जानते हैं कहाँ पे है, ये राजस्थान में। राजस्थान में चित्तौड़गढ़ का किला है जो कि भारत का सबसे बड़ा राज्य है। अगर आपसे पूछे कि यहीं से संबंधित है विजय स्तंभ, अगर आपसे पूछे कि विजय स्तंभ कहाँ पे है, इसके बारे में भी एग्जाम में पूछा गया है, तो ये भी कहाँ पे? चित्तौड़गढ़ में है। इसके बारे में चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ भी स्थित है। अगर आपसे पूछे कि चित्तौड़गढ़ कहाँ पे है, ये भी राजस्थान में है। ठीक, तो इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर विजय स्तंभ की बात करें, इसका निर्माण किसने करवाया था, इसके बारे में भी एग्जाम में पूछा गया, निर्माण किसने करवाया था, तो यहाँ पे महाराणा कुंभा ने इसका निर्माण कराया था। किसने? महाराणा कुंभा, सही से लिख लीजिए। किसने निर्माण करवाया था, तो महाराणा कुंभा ने इसका निर्माण करवाया था। है कहाँ पे? राजस्थान में, हमने पहले भी बताया। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। देखिए किस राजवंश की राजधानी चित्तौड़गढ़ में थी, तो हमने बताया सिसोदिया राजवंश की राजधानी चित्तौड़गढ़ में थी। इसका ये एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। और इसका सबसे बड़ा जो किला है वो चित्तौड़गढ़ का किला है। चित्तौड़गढ़ का किला कहाँ पे है? राजस्थान में स्थित है। विजय स्तंभ पूछे कहाँ पे है, तो विजय स्तंभ ये राजस्थान में स्थित है और निर्माण महाराणा कुंभा ने इसका निर्माण करवाया था। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, राजस्थान में स्थित है। अगला प्रश्न क्या है,
ये खेल से संबंधित प्रश्न आप एग्जाम में एक प्रश्न खेल से संबंधित या फिर करंट को या फिर पुराने हो। तो देखिए खेल और उनसे संबंधित कुछ शब्दावलियां एग्जाम में पूछी जाती हैं, विभिन्न खेल और उनसे संबंधित शब्दावलियां। और पूछा गया था एग्जाम में कि फ्री स्टाइल शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे तैराकी से जुड़ा हुआ है, तैराकी से। अब हम लोग एग्जाम में क्वेश्चन फंसाने के लिए तैराकी से संबंधित और कुछ शब्द जो है उसको पढ़ लेते हैं। अगर आपसे पूछे कि बैक स्ट्रोक शब्द किससे जुड़ा है, बैक स्ट्रोक शब्द किससे जुड़ा है, बैक स्ट्रोक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे ये तैराकी से जुड़ा है। अगर आपसे पूछे कि ब्रेस्ट स्ट्रोक शब्द किससे जुड़ा है, ब्रेस्ट स्ट्रोक शब्द किससे जुड़ा है, तो ये भी तैराकी से जुड़ा है। ठीक, अगर आपसे पूछे कि बटरफ्लाई शब्द किससे जुड़ा है, यहाँ पे नोट करेंगे बटरफ्लाई शब्द अगर आपसे पूछे किससे जुड़ा है, तो ये भी तैराकी से संबंधित है। अब कुछ खिलाड़ी और वो किससे खेल से संबंधित हैं वो भी एग्जाम में पूछा जाता है। अगर आपसे पूछे कि माइकल फिलिप्स के बारे में आप लोग ध्यान रखेंगे, और बुला चौधरी, अगर आपसे पूछे कि इन दोनों का संबंध किस खेल से है, तो बुला चौधरी और माइकल फिलिप्स इन दोनों का संबंध किससे है, तैराकी से है। ये बातें आप लोग को याद रखना है। अगर आपसे पूछे कि तैराकी का परिसर क्या कहलाता है, यहाँ पे लिख लीजिए। तैराकी का जो परिसर है आप लोग भी जानते हैं, इसको क्या कहते हैं, इसको पूल कहते हैं। क्या कहते हैं, पूल कहते हैं। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। कुछ और शब्दावलियां लिख लीजिए। अगर आपसे पूछे कि ट्राई बेकर शब्द किससे संबंधित है, ट्राई बेकर शब्द किससे संबंधित है, तो और दूसरी आपसे पूछे तो ये ट्राई बेकर शब्द जो है हॉकी से भी संबंधित है और फुटबॉल से संबंधित है। ये दोनों बातें आप लोग याद रखेंगे, हॉकी और फुटबॉल से दोनों। ठीक, तो इसका रिवीजन करेंगे। देखिए फ्री स्टाइल शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है, हमने बताया तैराकी से जुड़ा हुआ है। अगर बैक स्ट्रोक पूछ ले या फिर ब्रेस्ट स्ट्रोक पूछ ले या फिर बटरफ्लाई शब्द पूछ ले, तो ये सभी किससे संबंधित है, तैराकी से। माइकल फिलिप्स और बुला चौधरी का संबंध तैराकी से है, ये भी बातें आप लोग याद रखेंगे। ट्राई बेकर शब्द किससे संबंधित है, हॉकी और फुटबॉल से संबंधित है। किससे, हॉकी और फुटबॉल से। चलिए क्लास अच्छा लगा हो तो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों तक अपने चैनल को शेयर भी करिए, वीडियो को क्लास को भी शेयर करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां पे मिलेगा। कौन सा एक मंदिर है जो विमल शाह द्वारा संगमरमर से बनवाया गया था, तो देखिए ये भी एग्जाम में पूछा गया महत्वपूर्ण प्रश्न है और हिस्ट्री से ही आया है ये प्रश्न। तो विमल शाह द्वारा संगमरमर से बनवाया गया जो मंदिर है वो दिलवाड़ा मंदिर है। कौन सा मंदिर है, यहाँ पे नोट करेंगे, दिलवाड़ा मंदिर है। अब दिलवाड़ा मंदिर आप सभी जानते हैं कहाँ पे है, राजस्थान में, और राजस्थान में है। उसके बाद अगर आपसे पूछे कि ये स्थित कहाँ पे, तो राजस्थान पे एक पहाड़ी है अरावली के ऊपर जो है माउंट आबू पहाड़ी है, माउंट आबू पहाड़ी, उसी पे ये स्थित है। ठीक, माउंट आबू पहाड़ी। अगर कुछ और स्मारकों के बारे में एग्जाम में पूछा जाता है कि फला स्मारक कहाँ स्थित है, किस चीज़ से बना है, कहाँ पे किसने बनवाया है, तो देखिए अगर आपसे पूछे कुछ शालीमार बाग पूछ ले, शालीमार बाग अगर आपसे पूछे कहाँ पे स्थित है, तो शालीमार बाग जो है ये किसने बनवाया था, तो ये जहांगीर ने बनवाया था। इसे आप लोग ध्यान रखेंगे, जहांगीर ने बनवाया था। अगर कुछ और चीजें अगर आपसे पूछे कि अलाई दरवाजा कहाँ पे स्थित है, अलाई दरवाजा कहाँ पे स्थित है, या फिर अगर आपसे पूछ ले कि सीरी का किला कहाँ पे स्थित है, सीरी का किला कहाँ पे स्थित है, या फिर आपसे पूछे कि हजार खंबा महल कहाँ पे स्थित है, हजार खंभा महल कहाँ पे स्थित है, या फिर इसको किसने बनवाया था, खंभा महल अगर आपसे पूछे किसने बनवाया था, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने इसको बनवाया था। ठीक, आगे बढ़ते हैं तो इसका रिवीजन करेंगे पहले कि कौन सा एक मंदिर है जो विमल शाह द्वारा संगमरमर से बनवाया गया था, तो दिलवाड़ा मंदिर राजस्थान में स्थित है और माउंट आबू पे, और शालीमार बाग में जो है
अगर आपसे पूछे कि किसने बनवाया था तो जहांगीर ने बनवाया था। अलाई दरवाजा, सीरी का किला, ये हजार खंबा महल, ये अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं कि 1976 में विकसित पहला सुपर कंप्यूटर कौन था। एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। जब 1976 करके यहाँ पे दे तो पहला सुपर कंप्यूटर उसका नाम था क्रे। अगर आपसे पूछे कि इसका जो है निर्माण किसने किया था, इसके बारे में भी आप लोग याद रखेंगे। निर्माण किसने किया था, तो क्रे रिसर्च ने इसका निर्माण किया था। किसने, क्रे रिसर्च कंपनी का नाम है, इसने इसका निर्माण किया था। ठीक, ये बातें आप लोग को याद रखनी है। अब आगे अगर आपसे पूछे कि भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन था, एग्जाम में ये भी पूछा गया है। तो भारत का पहला जो है सुपर कंप्यूटर कौन था, तो आप सभी जानते हैं कि परम 8000 था। कौन था पहला सुपर कंप्यूटर हमारा, तो परम 8000। अभी करंट अफेयर से एक प्रश्न लिखेंगे आप लोग। अगर आपसे पूछे कि परम रुद्र सुपर कंप्यूटर को नरेंद्र मोदी जी ने कहाँ पे लॉन्च किया है, तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। परम रुद्र सुपर कंप्यूटर, ये अगर आपसे पूछे ये लॉन्च कहाँ पे, अभी हाल ही में इसको लॉन्च कहाँ पे किया गया, तो 3 जगहों पे इसको लॉन्च किया गया। आप लोग ध्यान रखेंगे, पुणे, दिल्ली और कोलकाता में। पुणे, दिल्ली एंड कोलकाता में इसको लॉन्च किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका रिवीजन करेंगे। देखिए 1976 में विकसित पहला सुपर कंप्यूटर कौन था, क्रे था। और क्रे का निर्माण किसने किया, क्रे रिसर्च ने किया। उसके बाद भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 हमने बताया। और जो है अगर करंट अफेयर से एक प्रश्न आप लोग याद रखेंगे कि परम रुद्र नामक सुपर कंप्यूटर ये लॉन्च किसने किया, तो पुणे कहाँ पे लॉन्च हुआ, तो पुणे, दिल्ली, कोलकाता में ये लॉन्च हुआ। अगर आपसे पूछे कि किसने लॉन्च किया था इसको, कि किसने लॉन्च किया, तो आप लोग याद रखेंगे हमारे प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च किया। कौन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। ठीक, ये बातें भी आप लोग याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, कह रहा है कि भारत की पहली सुपर कंप्यूटर श्रृंखला कौन है। तो देखिए फिर कंप्यूटर का प्रश्न है, क्योंकि हमारे एग्जाम में कंप्यूटर से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए, तो भारत का पहला जो सुपर कंप्यूटर की जो श्रृंखला है वो परम है। उसका नाम क्या है, परम। अभी हमने बताया कि परम 8000 सबसे पहले लॉन्च किया गया। उसका जो सीरीज है उसका परम नाम है। और ये परम नाम की जो सुपर कंप्यूटर है इसका निर्माण कौन करती है, तो भारत में कंप्यूटर निर्माण करने वाली एक संस्था है जिसका नाम है सीडैक। इसने इसको निर्माण किया था। इसका पूछे कि मुख्यालय कहाँ पे है, तो पुणे में मुख्यालय है। अगर आपसे पूछे कि पुणे में इसका मुख्यालय, पुणे कहाँ पे है, तो महाराष्ट्र में। ये भी बातें साथ में याद रखेंगे। अब कुछ हमारे पास आईआईटी संस्थान है और वो कुछ सुपर कंप्यूटर लॉन्च किए हैं, तो इसके बारे में देख लेते हैं। अगर आपसे पूछे कि परम शक्ति सुपर कंप्यूटर किसने लॉन्च किया था, तो परम शक्ति सुपर कंप्यूटर जो है ये आईआईटी खड़गपुर ने लॉन्च किया था। आईआईटी खड़गपुर में लॉन्च किया था। अगर आपसे पूछे कि परम गंगा नामक सुपर कंप्यूटर किसने लॉन्च किया, तो किसने बनाया, तो परम गंगा नामक सुपर कंप्यूटर आईआईटी रुड़की ने बनाया। आईआईटी रुड़की कहाँ पे, उत्तराखंड में। गंगा जी कहाँ से निकलती हैं, उत्तराखंड में। उत्तराखंड से। अगर आपसे पूछे कि परम कामरूप सुपर कंप्यूटर किसने लॉन्च किया, परम कामरूप सुपर कंप्यूटर किसने लॉन्च किया, तो आईआईटी किसने, गुवाहाटी ने लॉन्च किया। किसने, गुवाहाटी ने लॉन्च किया। ठीक, तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। और क्या बता दूं मैं आप लोग को, भारत में सुपर कंप्यूटर के जनक कौन है बताओ। तो देखिए अगर आपसे पूछे कि भारत में सुपर कंप्यूटर के जनक कौन है, तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। कौन है, विजय भटकर। कौन, विजय भटकर। तो इतनी बातें आप लोग को याद रखना है। चलिए रिवीजन करते हैं कि भारत की पहली सुपर कंप्यूटर श्रृंखला कौन है, परम है। और इसका निर्माण किसने किया, सीडैक कंपनी ने किया। परम शक्ति सुपर कंप्यूटर आईआईटी खड़गपुर ने बनाया। परम गंगा सुपर कंप्यूटर आईआईटी रुड़की ने बनाया। परम कामरूप सुपर कंप्यूटर आईआईटी गुवाहाटी ने बनाया। ठीक, आईआईटी गुवाहाटी ने बनाया। भारत में सुपर कंप्यूटर के जनक किसे माना जाता है, विजय भटकर माना जाता है। वैसे कंप्यूटर के जनक पूछे तो चार्ल्स बेबेज को माना जाता है।
संस्कृत श्रेणी में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 किसे दिया गया? तो देखिए करंट अफेयर का प्रश्न है। किससे? करंट अफेयर का प्रश्न है। संस्कृत श्रेणी में जो साहित्य अकादमी पुरस्कार इस बार जो मिला है वो मिला है आपके, ध्यान रखेंगे, दीपक शर्मा को। दीपक शर्मा को। ठीक, अभी तो ये है संस्कृत श्रेणी में। अगर आपसे पूछे कि अंग्रेजी श्रेणी में किसे मिला साहित्य अकादमी पुरस्कार, तो ये भी बातें आप लोग को याद रखनी होगी। अंग्रेजी श्रेणी में साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया? तो ये दिया गया है स्टेरीन कीर को। तो स्टेरीन कीर को दिया गया है अंग्रेजी श्रेणी में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024। अगर आपसे पूछे कि हिंदी श्रेणी में किसे दिया गया, हिंदी श्रेणी में किसे दिया गया, तो ये दिया गया गगन गिल को। किसको दिया गया? गगन गिल को दिया गया है। अगर आपसे पूछे कि वहीं पे कि राजस्थानी श्रेणी में किसे दिया गया, राजस्थानी श्रेणी में साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला, तो ये मिला है मुकुट मणिराज को। किसे मिला? मुकुट मणिराज को मिला है। ठीक, तो इतनी बातें आप लोग को याद रखनी है। चलिए इसका रिवीजन कर लेते हैं कि संस्कृत श्रेणी में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 किसे दिया गया, तो हमने बताया दीपक शर्मा जी को दिया गया। ठीक, अंग्रेजी श्रेणी में स्टेरीन कीर को दिया गया साहित्य अकादमी पुरस्कार, और हिंदी श्रेणी में गगन गिल को दिया गया। राजस्थानी श्रेणी में किसे दिया गया, तो मुकुट मणिराज को दिया गया। ये बातें आप लोग को याद रखना है क्योंकि साहित्य अकादमी पुरस्कार पूछे जाते हैं। टैक्स निकालने के बाद व्यक्ति की आय को क्या कहते हैं? इसको सकल आय, इसको कहते हैं शुद्ध आय कहते हैं, या फिर प्रयोज्य आय बोलते हैं। इसको प्रयोज्य आय बोलते हैं इकोनॉमिक लैंग्वेज में, या फिर इसको आप लोग कह सकते हैं शुद्ध आय, जब उसमें से टैक्स निकाल दिया जाता है, शुद्ध आय बोलते हैं। ठीक, और टैक्स क्या, कौन सा टैक्स लगता है व्यक्ति की आय पे, तो वो लगता है आपके, अगर आपसे पूछे कि व्यक्ति की आय जो होती है वो क्या होती है, पूरी व्यक्ति की, अगर आपसे पूछे व्यक्ति की जो आय होती है वो जो व्यक्ति के हाथ में, पहले व्यक्ति के हाथ में नहीं आता है, वो होता है सकल आय। वो पूरी जो है सकल आय होती है, मतलब पूरी आय या फिर कुल आय से भी बोल सकते हैं, सकल आय होती है। जब इसमें से टैक्स निकल जाता है तो उसको प्रयोज्य आय बोलते हैं या फिर शुद्ध आय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शुद्ध आय बोलते हैं। अब क्या, कौन सा टैक्स, जो टैक्स लगता है पैसे पे उसको क्या कहते हैं? उसको आयकर कहते हैं या फिर इनकम टैक्स बोलते हैं। अब इनकम टैक्स अगर आपसे पूछे ये कैसा कर है, प्रत्यक्ष है कि अप्रत्यक्ष है, तो ये आप लोग को ध्यान रखना है, ये प्रत्यक्ष कर है क्योंकि ये व्यक्ति से स्वयं लिया जाता है। और अप्रत्यक्ष कर किसे कहते हैं? जीएसटी जैसे हो गया, वो अप्रत्यक्ष कर है। और अगर आपसे पूछे कि आयकर वगैरह की वसूली कौन करता है, वसूली केंद्र सरकार करता है या फिर राज्य सरकार, तो आप लोग यहाँ पे बताएंगे केंद्र सरकार करता है। कौन करता है? केंद्र सरकार करता है। अगर आपसे पूछे कि भारत में आयकर अधिनियम कब आया था, भारत में आयकर अधिनियम कब आया था, तो ये भी एग्जाम में पूछा गया है। कब आया था? 1961 में भारत में आयकर अधिनियम आया था। चलिए इसका रिवीजन करते हैं। टैक्स निकालने के बाद व्यक्ति की आय को क्या कहते हैं? उसको प्रयोज्य आय बोलते हैं, और शुद्ध आय भी इसको बोलते हैं। व्यक्ति की आय जो होती है, जो व्यक्ति जितनी होती है टोटल सैलरी, सकल आय बोलते हैं। फिर उसमें से इनकम टैक्स निकल जाता है। इनकम टैक्स कैसा कर है? प्रत्यक्ष कर है। वसूली कौन करता है इनकम टैक्स की? केंद्र सरकार करता है। आयकर अधिनियम कब आया था? 1961 में आया था। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। प्रारंभिक चोल राजाओं में महानतम कौन था? देखिए चोल वगैरह जो कि दक्षिण राजवंश के कुछ शासक हैं, और इनके बारे में एग्जाम में पूछा जाता है। ये जो ऊपर वाला था ये हमारा इकोनॉमी का प्रश्न था। अब की आ गया है हमारा प्राचीन इतिहास से प्रश्न। क्या कह रहा है कि प्रारंभिक चोल राजाओं में महानतम कौन था? तो जो करिकल चोल था ना, वो इसमें महानतम माना जाता है। करिकाल मिलता है, करिकाल चोल, ये इसका। अगर आपसे पूछे कि चोल वंश के संस्थापक कौन थे, चोल वंश के संस्थापक कौन थे, तो विजयालय यहाँ के संस्थापक थे। एग्जाम में कई बार पूछा गया है एक विजयालय के बारे में। अगर आपसे पूछे कि चोल वंश के अंतिम शासक कौन थे, संस्थापक कौन था या फिर पहला शासक, तो विजयालय था। अगर आपसे पूछे कि अंतिम शासक कौन था इसका, चोल वंश का अंतिम शासक, तो ये थे आपके राजेंद्र चोल थर्ड। तो इनके बारे में थोड़ी सी
याद रखेंगे, क्योंकि अंतिम शासक, पहला शासक और संस्थापक कौन था, और फिर इसका क्या बोलते हैं, ये महान शासक कौन था किसी भी साम्राज्य में, ये पूछा जाता है। और दूसरी ये राजधानी पूछी जाती है। और डीप में जाता है तो और भी प्रश्न बनते हैं, कुछ स्मारक बनवा दिया तो वो पूछ लेता किसने बनाया, कोई योजना लागू किया तो वो पूछ लेता किसने लॉन्च किया था। तो इस तरह की बातें, कोई कार्य कर दिया तो ये चीजें पूछी जाती हैं किसने किया। तो अंतिम शासक अभी जान लीजिए, राजेंद्र कौन है, राजेंद्र चोल थर्ड है। कौन, राजेंद्र चोल थर्ड। ये बातें आप लोग को याद रखना है। अब यहीं पे बना एक, और इसकी विशेषता क्या थी, चोल वंश की विशेषता भी पूछी गई है एग्जाम में कि इसकी विशेषता क्या थी। तो इसकी विशेषता थी स्थानीय स्वशासन। क्या थी, स्थानीय स्वशासन इसकी क्या थी, विशेषता थी। अब यहीं पे एक बृहदेश्वर मंदिर, आप लोग नाम सुने होंगे जरूर, तो ये पूछा जाता है कि बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवा दिया। तो बृहदेश्वर जो मंदिर है, मंदिर अगर आपसे पूछे कि सबसे पहले ये स्थित कहाँ पे है, तो ये तंजावुर में स्थित है। कहाँ पे, तंजावुर। तंजावुर कहाँ पे है, तमिलनाडु में। ये दोनों बात। अगर आपसे पूछे किसने निर्माण करवाया था, कई बार पूछा गया है। बृहदेश्वर मंदिर की शैली भी पूछी गई है। तो दक्षिण की जितनी भी मंदिर हैं वो सभी द्रविड़ शैली में है। तो शैली पूछे तो द्रविड़ शैली बताएंगे। अगर आपसे पूछे कि इसका मतलब निर्माण किसने किया था, किसने किया था इस मंदिर का, तो निर्माण करने वाले हैं कौन, राजराज फर्स्ट। कौन है, इनका नाम भी एग्जाम में पूछा गया है। मंदिर की शैली भी पूछी गई है, कहाँ पे स्थित है ये भी पूछी गई है। और दूसरी बात, निर्माण किसने किया, तो राजराज फर्स्ट ने इसका निर्माण किया। ये सभी चीजें पूछी गई है मंदिर के बारे में भी। तो ये चोल वंश को आप लोग हल्के में मत लीजिएगा, यहाँ से रेलवे वाले एग्जाम में प्रश्न उठाते हैं। चलिए इसका रिवीजन करते हैं कि प्रारंभिक चोल राजाओं में महानतम कौन था, तो करिकल चोल इसमें महानतम था। और संस्थापक कौन थे, विजयालय इसके संस्थापक थे। अंतिम शासक कौन थे, यहाँ पे राजेंद्र चोल थर्ड। और विशेषता इस साम्राज्य की क्या थी कि स्थानीय स्वशासन के लिए ये साम्राज्य बहुत फेमस था। और बृहदेश्वर मंदिर के बारे में एग्जाम में बहुत पूछा गया, तंजावुर तमिलनाडु में है और द्रविड़ शैली में है। निर्माण इसका राजराज फर्स्ट ने करवाया था। बढ़ते हैं आपने अगले प्रश्न की ओर। अब आ गया है होम्योपैथिक यानी कि साइंस से प्रश्न। कह रहा है कि समय समयति होम्योपैथिक सिद्धांत को प्रतिपादित किसने किया था। तो देखिए प्रेमानंद बाबा के प्रभाव में आकर के हमको भी थोड़ी बहुत संस्कृत पढ़ने आ रही है। देखिए सैमुअल हैनीमैन ने किया था। किसने, इसका जो है सैमुअल हैनीमैन ने किया था। अब सैमुअल हैनीमैन कौन है भैया, ये बताओ। तो सैमुअल जो हैनीमैन है ना, इनको कहा जाता है होम्योपैथी के जनक। ठीक, ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। इनको क्या कहा जाता है, होम्योपैथी दवा आप लोग खाते हैं ना, मीठी मीठी गोली होती है, तो इसके क्या कहें, ये जनक हैं। ठीक, पहली बात हो गई। अब दूसरी बात की सिद्धांत का खोज अगर आपसे पूछे कब किए थे, तो 1796 में, या फिर ये जनक जो है इसके 1796 में होम्योपैथी सिद्धांत के खोज किए, या फिर ये बातें यहाँ पे की गई है। अब बात करते हैं, अगर आपसे पूछे कुछ और चिकित्सा उसके जनक के बारे में पूछ ले, क्योंकि ये पूछ लिया तो और भी कुछ पूछा जा सकता है। जैसे यूनानी चिकित्सा अगर आपसे पूछे, यूनानी चिकित्सा इसके जनक कौन है, तो हिप्पोक्रेट्स है। कौन है, हिप्पोक्रेट्स हैं। ठीक, हिप्पोक्रेट जो मेडिकल स्टूडेंट होते हैं ना, उनको जब शपथ दिलवाया जाता है तो इन्हीं की जो शपथ है वो दिलवाई जाती है। ये भी बात एग्जाम में पूछा गया था। अगर आपसे पूछे कि आयुर्वेद के जनक कौन माने जाते हैं, आयुर्वेद ये भी एग्जाम में पूछा गया है। तो धन्वंतरी साहब को आयुर्वेद के जनक कहा जाता था। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि यहीं पे रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी, यहीं पे रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, विलियम हार्वे ने की थी। विलियम हार्वे। अगर आपसे पूछे रक्त समूह की खोज किसने की थी, कार्ल लैंडस्टीनर। अगर आपसे पूछे कि वो क्या बोलते हैं उसको, RH फैक्टर की खोज किसने की थी, तो ये कार्ल लैंडस्टीनर। उनके साथ में थे कौन, रिसर्च नहीं, उनके साथ में कौन थे, एक वीनर थे। ये दोनों ने रक्त परिसंचरण तंत्र नहीं, उसको क्या बोलते हैं,
RH फैक्टर की खोज की थी। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। विटामिन ए का अच्छा स्रोत क्या है? तो विटामिन ए का जो अच्छा स्रोत है, बता रहे हैं। तो विटामिन ए का जो अच्छा स्रोत है ना, वो गाजर है। एग्जाम में पूछा गया भाई, हल्के में मत लेना, साइंस का प्रश्न है। एग्जाम में पूछा गया है, गाजर विटामिन ए का अच्छा स्रोत है। आइए चलिए कुछ विटामिन और उनसे फायदे और उनसे नुकसान के बारे में देखते हैं, और उनका रासायनिक नाम। विटामिन ए का अगर आपसे पूछे रासायनिक नाम बता दीजिए, क्योंकि बहुत बार पूछा गया है, आप लोग जानते भी होंगे, बताने की क्या हो सकता है। रेटिनॉल, और इसकी कमी से रोग होता है रतौंधी। रतौंधी मतलब शाम के टाइम में थोड़ी सी दिखाई कम देती है, रतौंधी। और हो गया विटामिन B1, इसका रासायनिक नाम पूछे तो थायमीन होता है, थायमीन। इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है? बेरी बेरी हो जाता है। कौन सा रोग? बेरी बेरी हो जाता है। ये भी बातें आप लोग को याद रखना है। अगर आपसे पूछे कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, विटामिन सी का इसका रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल इसका रासायनिक नाम है। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी नामक जो है रोग हो जाता है, स्कर्वी। और विटामिन डी को क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं कैल्सीफेरॉल। क्या कहते हैं? कैल्सीफेरॉल। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? इसकी कमी से विटामिन डी सूर्य के प्रकाश में मिलता है, मछली के यकृत तेल में मिलता है। ये बातें इसका जो स्रोत है वो सभी हैं। इसकी कमी से जो होता है कैल्सीफेरॉल, इसकी कमी से रिकेट्स होता है, रिकेट्स। और रिकेट्स होता है बच्चों में, और ये हड्डियां इसमें कमजोर हो जाती हैं। और एक होता है ऑस्ट्रियोमलेशिया, इसके ही कमी से होती है। और विटामिन डी के ही कमी से ऑस्ट्रियोमलेशिया ये होती है बड़ों में, मतलब जो वयस्क होते हैं उनमें होता है। और विटामिन ई की कमी से क्या होता है? विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? इसका रासायनिक नाम टेकोफेरॉल है। क्या है? टेकोफेरॉल इसका रासायनिक नाम है। और इसकी कमी से जनन क्षमता में क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। जनन क्षमता में क्या हो जाती है? जनन क्षमता में क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। एक पुरुष रहा तो उसमें नापुंसकता, और महिला रही तो उसमें बाझपन आते हैं विटामिन ई की कमी से। चलिए इसका रिवीजन कर लेते हैं। विटामिन ए का अच्छा स्रोत क्या है? तो हमने मजाक में इतना सारा बता दिया। गाजर है इसका अच्छा स्रोत। और विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल, कमी से रतौंधी। विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमीन, कमी से बेरी बेरी रोग होता है। और स्कॉर्बिक अम्ल, स्कर्वी। विटामिन सी का रासायनिक नाम, विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल, कमी से रिकेट्स बच्चों में और ऑस्टियोमलेशिया बड़ों में होती है। टेकोफेरॉल जनन क्षमता में कमी, महिला पुरुष दोनों में होते हैं। सिंगापुर का पुराना नाम क्या था? क्या है? तो देखिए, पुराना नाम सिंगापुर का जो एग्जाम में ये भी पूछा गया है, इस तरह के भी एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कि आपको वर्ल्ड जियोग्राफी में ये सब पढ़ा है। वर्ल्ड जियोग्राफी में, हाँ, वर्ल्ड जियोग्राफी में पढ़ाए जाते हैं। अब देखिए, सिंगापुर का जो पुराना नाम है ये टेमासेक थी पहले। क्या थी? टेमासेक, टेमासेक, टेमासेक। अगर आपसे पूछे कि बता दीजिए सिंगापुर की राजधानी, राजधानी के से लिख देते हैं, के फॉर कैपिटल होता है। राजधानी क्या है इसकी? सिंगापुर सिटी है। क्या है? सिंगापुर सिटी इसकी क्या है? राजधानी। ये बातें हो गई। और क्या बताएं? और ये, हाँ, प्रधानमंत्री बताइए कौन है? पीएम का मतलब प्राइम मिनिस्टर। और ये प्रधानमंत्री कौन है इसमें? तो लॉरेंस ब्रोक इसके क्या है? लॉरेंस ब्रोक इसके क्या है? प्रधानमंत्री। अगर आपसे पूछे राष्ट्रपति, पी फॉर राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट, ये है षणमुखम से रत्नम। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, षणमुखम रत्नम, रत्नम, ठीक, यहाँ की वो है। और क्या बताएं? हैनले पासपोर्ट इंडेक्स अभी आया था, उसके बारे में नोट करिए। इसमें प्रथम स्थान अगर आपसे पूछे, क्योंकि इंडेक्स हमारे एग्जाम में पूछी जाती है। हैनले पासपोर्ट, ये पासपोर्ट इंडेक्स, ये इंडेक्स के बारे में पूछी जाती है सभी एग्जामों में। ये कब आया था? तो ये 2025 वाला है, इस बार वाला। उसमें प्रथम स्थान अगर आपसे पूछे कौन है, तो प्रथम आ गया आपका सिंगापुर। कहाँ पे लिखें? तो प्रथम आपका है सिंगापुर। ये बातें आप लोग याद रखेंगे। और अगर आपसे पूछे कि भारत का स्थान क्या है इस बार, तो भारत जो है 85 स्थान पे है, 85। तो
ये भी बातें आप लोग याद रखेंगे। चलिए इसका रिवीजन करते हैं कि सिंगापुर का पुराना नाम हमने बता दिया टेमासेक, और राजधानी इसकी सिंगापुर सिटी है, और हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स आया है उसमें भी पहले स्थान पे है भैया आपका सिंगापुर, और भारत है 85वें स्थान पे, और प्रधानमंत्री यहाँ के लॉरेंस ब्रोक हैं, और राष्ट्रपति यहाँ के षणमुखम रत्नम है। ये भी बातें आप लोग याद रखेंगे। चलिए अगला है कि परंपरागत थर्मामीटर में प्रयुक्त तत्व क्या था जो प्रकृति में बेहद जहरीला। तो देखिए ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्यों जहरीला है और कौन था, तो ये भी बताएंगे। चलिए देखिए पहले क्या था, पहले देखिए क्या था। तो मर्क्यूरी का नाम आप लोग जानते होंगे, मर्क्यूरी जिसे बोला जाता है पारा, क्या बोलते हैं पारा, दिमाग का पारा चढ़ गया है, मतलब गुस्सा ज़्यादा लग गया है। यहाँ पे मुहावरा भी आप लोग याद रखते चलेंगे। तो इसकी जो है मरकरी क्यों ये हानिकारक है, देखिए तो मरकरी की अधिकता से अगर आपसे पूछे कौन सा रोग होता है तो मिनी माता रोग होता है। कौन सी? मिनी माता रोग होता है। अगली बात आप लोग को याद रखना है, अगला बात आप लोग को याद रखना है, मरकरी की अधिकता से मिनी माता रोग, और ये एक ऐसी धातु है जो तरल अवस्था में रहती है। ये एक मरकरी या पारा ऐसी धातु है जो किस अवस्था में रहती है? तरल अवस्था में रहती है। ये भी बातें आप लोग को ध्यान रखना है। ऐसी धातु है जो तरल अवस्था में रहती है। मरकरी का सिंबल भी नोट कर लीजिए, क्या है? Hg है यहाँ का सिंबल। और क्या बता दें, इसको क्या कहा जाता है? मरकरी को अगर आपसे पूछे यहाँ पे क्या कहा जाता है तो मरकरी को क्विक सिल्वर कहा जाता है, क्विक सिल्वर कहा जाता है। ठीक, ये भी बातें आप लोग, सिल्वर की जैसे ही चमकता है इसी वजह से। अगर आपसे पूछे कि मरकरी का प्रमुख जो अयस्क है, ये भी आप लोग नोट बताइए, अयस्क भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका जो अयस्क है वो सिनेबार है। क्या है? सिनेबार। ये बातें आप लोग को याद रखना है। चलिए रिवीजन करते हैं कि देखिए परंपरागत थर्मामीटर में प्रयुक्त तत्व क्या था जो प्रकृति में बेहद जहरीला था? तो मरकरी या पारा था, और इसकी अधिकता से हमने बता दिया कि मिनी माता रोग होता है। मरकरी को क्विक सिल्वर कहते हैं। मरकरी का अयस्क है सिनेबार, और ये एक ऐसी धातु है जो तरल अवस्था में पाई जाती है। ये प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए, प्लूटो की चांद का क्या नाम है? तो देखिए आपके पास तो कोई चांद नहीं है, लेकिन प्लूटो के पास कुल 5 चांद है। कितने चांद है? 5। तो अब यहाँ पे सोचने वाली बात ये है कि इसके पास 5 चांद है, और जो चारोन इसका चांद है, या फिर कैरोन भी मिलता है, चारोन वो सबसे बड़ा चांद है, और इसके बारे में एग्जाम में पूछा गया था। हमने रिसर्च किया तो पाया प्लूटो के पास कुल 5 चांद हैं। तो जिसमें से चारोन क्या है? इसमें सबसे बड़ा चांद है, और ऑप्शन में यही था सबसे बड़ा जो प्लूटो का चांद है। अब प्लूटो के बारे में थोड़ी बहुत और चीज़ें पढ़ लेते हैं, क्योंकि भैया ये पहले हमारा 9वां ग्रह था, और 9वां ग्रह था, और ये हटा दिया गया है ग्रह की श्रेणी से। कैसे हटाया गया ये भी बताएंगे। प्लूटो को ही क्या कहते हैं? इसके कुछ और नाम है, तो इसके यम नाम है, इसको ही यम ग्रह कहते हैं, और बौना ग्रह इसे बोलते थे, बौना ग्रह कहते थे, और इसे ही वामन मतलब भी बौना ही होता है शायद, वामन ग्रह भी इसे ही बोलते हैं। अब दूसरी बात क्या है, इसको ग्रह की श्रेणी से क्यों हटाया गया? तो IAU की सम्मेलन हुआ था, IAU का सम्मेलन 2006 में हुआ। अब 2006 में सम्मेलन हुआ, तब भी इससे प्रश्न आज भी पूछे जाते हैं, पूछा जाएगा, क्योंकि भाई फेमस है भाई, 5 चांद रखा है, और 2006 में हुआ था। और ये सम्मेलन पूछा जाता है कहाँ पे हुआ था? प्राग में हुआ था, और इसको ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया गया, क्योंकि ये ग्रह का जो रूल होता है वो फॉलो नहीं कर रहा था। और दूसरी बात क्या है? ग्रह के रूल फॉलो नहीं कर रहा था, और दूसरी बात पूछेगा कि ये किस ग्रह की कक्षा को काटता था।
अगर आपसे पूछे ये किस ग्रह की कक्षा को काटता था, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, वरुण ग्रह की कक्षा को क्या करता था, काटता था। तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, ये भी बातें आप लोग ध्यान, क्योंकि ये भी बात एग्जाम में पूछा गया है कि किस ग्रह की कक्षा को काटता था। तो चलिए इसका रिवीजन करते हैं। ऐसे एग्जाम में पूछा जाता है कि किस ग्रह को वामन ग्रह कहते हैं, किस ग्रह को बौना ग्रह कहते हैं, किस ग्रह को यम ग्रह का दूसरा नाम क्या है। तो इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। 9वां ग्रह था भी समाप्त कर दिया गया है। कब? 2006 में प्राग में सम्मेलन हुआ था, क्योंकि वरुण ग्रह की कक्षा को ये काटता था। और चारों ने इसका सबसे बड़ा चांद है, कुल इसके पास 5 चांद है। ठीक, ये बातें आप लोग को भी याद रखना है और अपने बारे में सोचना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है कि कौन शहर प्राचीन इंकाओं द्वारा बनाया गया था। ये भी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो प्राचीन इंकाओं द्वारा बनाया गया जो शहर है उसके बारे में एग्जाम में पूछा गया, उसका नाम है माचू पिच्चू। क्या है? माचू पिच्चू। अब बहुत ज़्यादा प्राचीन है, और बहुत ज़्यादा ये प्राचीन है इस वजह से, और ऐसा मतलब माना जाता है कि इंकाओं की एक सभ्यता थी, इन्होंने इसको बनाया था। ठीक, और स्थित कहाँ पे है ये भी जान लीजिए। नाम से तो हैरान होंगे, लेकिन स्थित कहाँ पे है? तो ये पेरू में स्थित है। पेरू कहाँ पे है? तो ये सभी आप लोग जानते हैं कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का एक देश है। पेरू की राजधानी बता दीजिए। बता दो यार, बता दो। इसकी राजधानी बता दो। और इसको, हाँ, ये फेमस क्यों है, माचू पिच्चू फेमस क्यों है? इसको लॉस्ट सिटी कहते हैं। अगर ऐसे पूछेगा लॉस्ट सिटी किसे कहते हैं, तो आप लोग बताएंगे माचू पिच्चू को कहते हैं विश्व की लॉस्ट सिटी। और दूसरी बात है, इसको इंकाओं का खोया नगर भी बोलते हैं। इंकाओं, कभी ऐसे पूछ ले कि इंकाओं का खोया नगर किसे कहते हैं? खोया नगर। ऐसा माना जाता है कि इंका जो सभ्यता के लोग थे इसे बनाए, और बना करके ऐसे भूल गए, फिर उस आगे कुछ नहीं हुआ। वहाँ पे सभ्यता पहले रहती थी। ये बातें आप लोग को याद रखना है। हाँ, तो ये बता दिए माचू पिच्चू कहाँ पे स्थित है, पेरू में, दक्षिण अमेरिका में है। इसको लॉस्ट सिटी बोला जाता है, और इंकाओं का खोया नगर कहा जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो ये सब चीज़ें आप लोग करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करिए, कमेंट करिए, और PDF आके टेलीग्राम पे ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि किस वर्ष में आम आदमी पार्टी की स्थापना हुई थी। तो पॉलिटी से प्रश्न है। आम आदमी पार्टी जो कि भारत का नवीनतम राजनीतिक दल है, और ये पूछ रहा है कि इसकी स्थापना कब हुई थी। तो स्थापना तो इसकी 2012 में हुई थी। कब हुई थी? 2012 में। अगर आपसे पूछे कि इसके संस्थापक जी कौन है, तो संस्थापक हैं अरविंद केजरीवाल। कौन है? अरविंद केजरीवाल इसके संस्थापक हैं। उसके बाद आप लोग बताएंगे इसका जो चुनाव चिन्ह क्या है। इसका चुनाव चिन्ह क्या है? तो झाड़ू है इसका चुनाव चिन्ह। झाड़ू ऐसे लिखा जाएगा यार, झाड़ू इसका चुनाव चिन्ह है। ठीक, ये बातें आप लोग को ध्यान रखना है। इसका चुनाव चिन्ह क्या है? झाड़ू है। और आम आदमी पार्टी जो है भारत का नया राजनीतिक दल है। ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। सबसे नया राजनीतिक पार्टी भारत की कौन है, ये भी बात एग्जाम में पूछा जाता है करंट अफेयर में। ठीक, राजनीतिक दल है भारत का, और इसको राजनीतिक दल का दर्जा कब दिया गया, ये भी एग्जाम में पूछा जाएगा। तो कब दिया गया? 2023 में। कब दिया गया? 2012 में इसकी स्थापना हुई, तब से ये स्ट्रगल करते आया। 2023 में राजनीतिक दल बना भारत का। ठीक, ये बातें आप लोग को याद रखना है। चलिए आगे इसका रिवीजन करते हैं कि किस वर्ष में आम आदमी पार्टी की स्थापना 2012 में हुई। संस्थापक अरविंद केजरीवाल, चुनाव चिन्ह झाड़ू। उसके बाद हमने क्या बताया कि नया राजनीतिक दल है भारत का। दर्जा कब मिला? 2023 में मिला। कब? 2023 में। पानी में मुड़ा हुआ चम्मच किसका उदाहरण है? बहुत अपवर्तन से, तो साइंस का प्रश्न है, अपवर्तन से तो बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। यहाँ पे जो है ये प्रश्न जो है एग्जाम में बहुत पूछा जाता है अपवर्तन से। और अपवर्तन के बारे में आप लोग ये याद रखें कि इसके कुछ केवल एग्जाम्पल ही पूछे जाते हैं। जैसे क्या क्या पूछा जाएगा? अगर आपसे पूछे कि तारों का चमकना किसका उदाहरण है,
चमकना, तो चमकना अपवर्तन के। तो पहला हो गया। अगर आपसे पूछे कि यहाँ पे जल में मछली का ऊपर दिखाई देना, जल में मछली जो कि वास्तविक गहराई से थोड़ी सी ऊपर दिखाई देती है, तो ये पूछता है कि जल में मछली का ऊपर दिखाई देना। ठीक, तो ये भी बातें ये भी अपवर्तन का एग्जाम्पल है। पूछता है कि जल में सिक्के का ऊपर दिखाई देना, जल में सिक्के का कुछ भी रखोगे तो वास्तविक ऊंचाई से थोड़ी सी ऊंची दिखाई देगी। ठीक, जल में सिक्के का ऊपर क्या लिख रहे हैं, ऊपर दिखाई देना। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान देंगे। अगर ये भी एक प्रश्न और पूछा जाता है यहाँ पे, जल में पेंसिल का टेढ़ा दिखना, पेंसिल डालो या फिर कोई भी रॉड डाल दो तो वो थोड़ा सा टेढ़ा दिखाई देगा, क्योंकि यहाँ पे जो प्रकाश है वो विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, विरल से किस माध्यम में जाती है, सघन माध्यम। जल जो होता है सघन माध्यम होता है, विरल क्या है, वायु विरल माध्यम है। ठीक, तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, पेंसिल का टेढ़ा दिखाई देना। ठीक, ये भी बातें आप लोग को याद रखना है। तो ये सभी जो एग्जाम्पल जो है अपवर्तन के हैं, और एग्जाम में अपवर्तन से प्रश्न पूछे जाते हैं। और अपवर्तन में जो है प्रकाश जो है विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, इस वजह से यहाँ पे परिवर्तन होता है थोड़ा बहुत। तारों का चमकना अपवर्तन, जल में मछली का वास्तविक ऊंचाई से ऊपर दिखाई देना अपवर्तन, जल में सिक्के का वास्तविक ऊंचाई से ऊपर दिखाई देना, ये भी अपवर्तन का ही रीजन होता है। और जल में पेंसिल का टेढ़ा दिखाई देना, ये भी अपवर्तन के ही नियम है। अपवर्तन से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है कि रेडियो धर्मिता की खोज किसने किया था। तो देखिए, रेडियो धर्मिता की खोज की पूछे तो हेनरी बेकुरल ने किया था। किसने? हेनरी बेकुरल ने किया था। ये बातें आप लोग को ध्यान रखना, किसने किया था, हेनरी बेकुरल ने किया था। लेकिन और मैडम क्यूरी को इसके लिए नोबेल दिया गया था। तो मैडम क्यूरी को रेडियो धर्मिता के शोध के लिए नोबेल दिया गया था। किसके लिए? शोध के लिए मैडम क्यूरी को क्या दिया गया था, मैडम क्यूरी को क्या दिया गया था, इसके शोध के लिए नोबेल दिया गया था। ये बातें आप लोग को याद रखना है। जबकि खोज किसने किया था, तो हेनरी बेकुरल ने खोज किया था। जबकि अगर आपसे पूछे रेडियो धर्मिता है यहाँ पे ना, अगर आपसे पूछे कि रेडियम की खोज किसने किया था, रेडियम, तो आप लोग बताएंगे कि पियरे क्यूरी और मैडम क्यूरी ने किया था। हस्बैंड वाइफ हैं, पियरे क्यूरी एंड मैडम क्यूरी ने किया था। किसने? मैडम क्यूरी ने किया था। तो ये बातें आप लोग को याद रखनी है। अगर वहीं पे कुछ और भी चीज़ें, कुछ वैज्ञानिक खोजों के बारे में एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे अगर आपसे पूछ ले कि विटामिन की खोज, अभी हमने ढेर सारे विटामिन के बारे में बताया, खोज किसने किया, तो फंक ने किया था। किसने? फंक ने। अगर आपसे पूछे कि वहीं पे ब्लड ग्रुप, हमने बताया था कि ब्लड ग्रुप की खोज किसने किया था, अरे यार, ब्लड ग्रुप की अगर आपसे पूछे खोज किसने किया था, तो हमने बताया कि लैंड स्टीनर ने किया था। लैंड स्टीनर ने ब्लड ग्रुप की खोज किया। RH फैक्टर का लैंड स्टीनर और वीनर ने किया था। और रक्त परिसंचलन विलियम हार्वे ने किया था। अगर आपसे पूछे कोशिका की खोज किसने किया, कोशिका की खोज किसने किया, तो ये किए थे, कोशिका की खोज किसने किया था, वो रॉबर्ट हुक ने किया था। किसने? रॉबर्ट हुक ने किया था। कब किए थे, तो 1665 में किए थे। और कैसी कोशिका थी, तो ये भी आप लोग बताएंगे, निर्जीव कोशिका थी। और किस चीज में खोजा था, तो बोतल के कार्क में खोजा था। ये भी बात एग्जाम में पूछी जाती है। रेडियो धर्मिता की खोज किसने किया, साइंस से प्रश्न था कि हेनरी बेकुरल ने किया था। और रेडियम की खोज पूछे, मैडम क्यूरी और पियरे क्यूरी ने किया। विटामिन की खोज फंक ने किया। और ब्लड ग्रुप की खोज लैंड स्टीनर ने किया। और कोशिका की खोज, ये एक निर्जीव कोशिका थी, रॉबर्ट हुक ने 1665 में खोजा था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। तलवार चोंच वाली हमिंग बर्ड, ये विश्व की सबसे छोटी पक्षी है। इसकी विशेषता है, विश्व की सबसे छोटी पक्षी कौन है, तो ये है हैमिंग बर्ड। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि विश्व की सबसे बड़ा पक्षी कौन है, सबसे बड़ा पक्षी कौन है विश्व का, तो वह शुतुरमुर्ग। कौन है? शुतुरमुर्ग है। ये बातें आप लोग को याद रखना है। और हम क्या बताएं, तलवार चोंच वाली जो हेमिंग बर्ड है, इसकी खासियत क्या है, इसके बारे में हम
बताने वाले हैं इसकी खासियत। और ये एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, ऐरा गैरा प्रश्न नहीं है, क्योंकि अब ये भी पूछा जाता है कि विश्व की सबसे छोटी पक्षी कौन है, हिमिंग बर्ड। और इसका जो है चोंच, इसकी खास बात क्या है कि इसका जो चोंच होता है वो इसके शरीर से भी क्या होता है, शरीर से क्या होता है, बड़ा होता है। इसकी चोंच जो है शरीर से भी बड़ा होता है। ठीक, ये बातें आप लोग। और हैमिंग बर्ड को कहा क्या जाता है, इसको प्रकृति का हेलीकॉप्टर बोला जाता है। इसको क्या कहा जाता है, प्रकृति का हेलीकॉप्टर बोला जाता है। तो ये भी बातें आप लोग याद रखेंगे कि इसको प्रकृति का हेलीकॉप्टर कहा जाता है। और अगर आपसे पूछे कि भारत में बर्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, बर्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, तो बर्ड मैन ऑफ इंडिया ये सलीम अली को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, सलीम अली को भारत में वर्ल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ये भी बातें आप लोग को याद रखना है। चलिए, तलवार चोंच वाली हिमिंग बर्ड की खासियत क्या है कि इसका जो चोंच है वो शरीर से बड़ा होता है। विश्व की सबसे छोटी पक्षी पूछ ले कौन है, तो हिमिंग बर्ड है सबसे छोटी पक्षी। विश्व का सबसे बड़ा पक्षी पूछे शुतुरमुर्ग है। और प्रकृति का हेलीकॉप्टर किसे कहा जाता है, तो वो हिमिंग बर्ड को ही कहा जाता है। और वर्ल्ड मैन ऑफ इंडिया सलीम अली को कहा जाता है। अगला प्रश्न क्या है कि व्यक्तिगत के सिद्धांत की नीति किसने, राज्य हड़प नीति भी कहा जाता है, व्यक्तिगत सिद्धांत की नीति, विलय नीति भी इसे ही कहा जाता है। तो ये बातें आप लोग को याद रखना है। तो ये किया था किसने, डलहौजी ने, डलहौजी ने इसको शुरू किया था। ये एग्जाम में पूछा गया था। और ये प्रथम शिकार इसका, ये किस मतलब किस राज्य को सबसे पहले ये विलय किया था, तो ये भी बात एग्जाम में पूछा गया है। इसका प्रथम शिकार कौन बना था, सतारा। सतारा कहाँ पे है, ये महाराष्ट्र का एक जगह था। और इसको कब डलहौजी ने विलय किया था, तो ये 1848 में इसका विलय हुआ था। कब, 1848 में। ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। डलहौजी भारत में बहुत सारे काम के लिए फेमस है, जो कि ये भारत में रेलवे की क्या करता है, रेलवे की शुरुआत करता है। ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। और ये भी बात एग्जाम में पूछी गई है, कब करता है, 16 अप्रैल 1853 को ये भारत में रेलवे की शुरुआत मुंबई से 34.5 किलोमीटर चलवाता है। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। और बात करते हैं इनाम आयोग की भी स्थापना इसने किया था। इनाम आयोग की स्थापना अगर आपसे पूछे किसने किया था, डलहौजी ने। इसके अलावा इसने क्या किया था, ये भारत में डाक टिकट जारी किया था। क्या किया था, डाक टिकट अगर आपसे पूछे किसने जारी किया था, तो ये भी बातें आप लोग को याद रखना है। चलिए रिवीजन करते हैं कि व्यक्तिगत के सिद्धांत किसने शुरू किया, तो डलहौजी ने। प्रथम शिकार सतारा हुआ। सतारा कहाँ है, महाराष्ट्र में। 1848 में इसको विलय किया था। और रेलवे की शुरुआत उसके बाद बहुत सारे राज्यों का विलय किया गया इसके तहत। और रेलवे की शुरुआत 16 अप्रैल 1853 में। इनाम आयोग की स्थापना डलहौजी ने। डाक टिकट जारी किसने किया, भारत में डलहौजी ने। अगला प्रश्न है कि अगर भारत में सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार किसे मिला, करंट अफेयर का प्रश्न है। ये मॉडर्न हिस्ट्री से था। करंट अफेयर के प्रश्न क्या कह रहा है, नहीं मॉडर्न हिस्ट्री नहीं भाई, ये जो हिस्ट्री से प्रश्न था, भारत में सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार किसे मिला। सबसे स्वच्छ शहर दो शहर को मिला है, एक तो इंदौर है, दूसरा आपका सूरत है। इंदौर और सूरत। ये करंट अफेयर के प्रश्न है। सूरत आप लोग जानते हैं गुजरात में, इंदौर कहाँ पे है, मध्य प्रदेश को। इनमें भारत में स्वच्छ शहर का पुरस्कार मिला है। अगर आपसे पूछे कुछ करंट अफेयर के प्रश्न तो यहाँ पे नोट करिए, क्योंकि करंट अफेयर तो एग्जाम में आपके पूछे ही जाएंगे। अगर आपसे पूछे कि जलवायु मिशन भारत में शुरू कहाँ से हुआ, जलवायु मिशन शुरू कहाँ से हुआ, तो जलवायु मिशन अगर शुरू की बात करें तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे इंदौर से हुआ। अगर आपसे पूछे फिर करंट अफेयर के एक प्रश्न और, अगर आपसे पूछे कि भारत का जो पहला साहित्यिक शहर किसे बनाया गया, भारत का पहला साहित्यिक शहर कौन बना, तो ये बना है कोझीकोड। कोझीकोड कहाँ पे है, आप लोग जरूर जानते होंगे, केरल में है। कहाँ पे, केरल में है। इंदौर मध्य प्रदेश में है। अगर आपसे पूछे कि नए आपराधिक कानून किस राज्य में लागू हैं भारत में, सबसे पहले नए आपराधिक, भारत में सबसे पहले नए आपराधिक
कानून कहाँ से लागू हुए, तो ये आप सभी जानते हैं चंडीगढ़ से लागू हैं। ये भी करंट अफेयर के प्रश्न है, तो करंट अफेयर भी यहीं साथ में लपेटते हुए चलिए। तो चलिए इसका रिवीजन करते हैं कि भारत में सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार किसे मिला। इंदौर और सूरत को भारत में सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार मिला। इंदौर मध्य प्रदेश में, सूरत गुजरात में। करंट अफेयर का अगला प्रश्न क्या है कि जलवायु मिशन शुरू कहाँ से हुआ, इंदौर से हुआ। और करंट अफेयर का अगला प्रश्न है कि भारत का पहला साहित्यिक शहर किसे घोषित किया गया, ये कोझिकोड को बनाया गया। अगला प्रश्न है कि नए आपराधिक कानून किसने लागू किया, तो चंडीगढ़ ने लागू किया। आगे बढ़ते हैं। प्रति घन इकाई मात्रा के द्रव्यमान को क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं भैया, इसको कहते हैं आयतन। सॉरी घनत्व इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? घनत्व। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब घनत्व का अगर सूत्र पूछे क्या होता है, तो आप लोग बताएंगे क्या होता है इसका? द्रव्यमान बटे क्या होता है? आयतन। इसका क्या होता है? सूत्र होता है। अगर आपसे पूछे कि यहीं पे इसका मात्रक क्या होता है, तो मात्रक निकालना सीख लीजिए। द्रव्यमान क्या क्या हो गया? किलोग्राम हो गया। आयतन का क्या हो गया? मीटर क्यूब हो गया। तो द्रव्यमान बटे मीटर क्यूब, इसका क्या हो गया? मात्रक हो गया, एसआई मात्रक। ठीक, एसआई मात्रक। अगर आपसे पूछे कि यहाँ पे, और मैं क्या बताऊं, विमीय सूत्र निकालना। हाँ, अगर आपसे पूछे कि विमीय सूत्र क्या है, विमीय सूत्र क्या है इसका, तो विमीय सूत्र इसका बताइए। देखिए, किलोग्राम का क्या हो गया? यहाँ किलोग्राम का हो जाएगा एम मतलब द्रव्यमान, और मीटर यहाँ पे आयतन। तो किस में नाम मापा जाता है, तो ये लंबाई एल से नापा जाता है। तो एम एल पे माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे -3 हो जाएगा, क्योंकि ये बटे में है। ठीक, तो ऐसे इसको बंद कर देंगे, एम एल पे -3 हो जाएगा इसका विमीय सूत्र। ठीक, इतनी बातें आप लोग को याद रखना है। चलिए इसका रिवीजन कर लेते हैं। देखिए, हमने बताया कि प्रति घन, ये भी एग्जाम में पूछा गया था रेलवे के, प्रति घन इकाई मात्रा के द्रव्यमान को क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है घनत्व। और सूत्र क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन। और इसका जो है विमीय सूत्र हमने बताया, मात्रक क्या है? किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। और विमीय सूत्र क्या है? एम एल पे -3। और ब्रिक्स विकास बैंक को अब क्या कहा जाता है? तो देखिए, ये ब्रिक्स विकास बैंक, ये ब्रिक्स समूह का बैंक था। अब इसका नाम बदल गया है, एनडीबी हो गया है, जिसको न्यू डेवलपमेंट बैंक कहते हैं, डेवलपमेंट बैंक बोलते हैं। ठीक, तो ये बातें आपको पूछी गई हैं एग्जाम में, याद रखेंगे। और इसको शॉर्ट फॉर्म में एनडीबी भी लिख के आ जाता है, ऐसा नहीं है कि नहीं पूछा जाएगा, एनडीबी भी। और ये पूछा जाता है कि न्यू डेवलपमेंट का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो आप लोग बताएंगे संघाई कहाँ पे है? चीन में है। स्थापना कब हुआ था, ये आप लोग यहाँ पे बता दीजिए, चीन में इसकी स्थापना बता दीजिए। और कुछ बैंक, जैसे विश्व में कुछ और बैंक है जिसके बारे में पूछा जाता है, एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक का अगर आपसे पूछे कि हेडक्वार्टर कहाँ पे, इसका हेडक्वार्टर मनीला में। कहाँ पे? मनीला कहाँ पे? फिलीपींस में। स्थापना कब हुआ इसका? 1966 में इसकी स्थापना हुई। और भारत में कुछ बैंक अगर आपसे पूछे कि वहीं पे नाबार्ड के बारे में, नाबार्ड अगर आपसे पूछे, नाबार्ड के बारे में अगर आपसे पूछे कि इसका जो है मुख्यालय कहाँ पे है, मुख्यालय इसका मुंबई में है। मुंबई में। स्थापना पूछे कब हुआ था? 1882। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1982। बताते भी नहीं हो यार। अगर आपसे पूछे कि सिडबी का हेडक्वार्टर अगर आपसे पूछे कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, लखनऊ में है। कहाँ पे है? लखनऊ में। अगर इसकी स्थापना की बात करें तो 1990 में इसकी स्थापना हुई थी। चलिए इसका रिवीजन करते हैं। सारे बैंक के बारे में आप लोग ध्यान रखेंगे। ये दोनों भारत के हो गए, ये दोनों विश्व के हो गए ऊपर के, याद रखेंगे। ब्रिक्स विकास बैंक को अब क्या कहा जाता है? न्यू डेवलपमेंट बैंक कहा जाता है। एनडीबी इसका नाम हो चुका है चेंज होके, संघाई चीन में इसका मुख्यालय है। और ये आप लोग ध्यान रखेंगे। एडीबी जिसे एशियन डेवलपमेंट बोलते हैं, इसका जो मुख्यालय है मनीला में, 1966 में स्थापना। नाबार्ड और इसका मुख्यालय मुंबई में है, 1982 में स्थापना। सिडबी तो इसका जो मुख्यालय लखनऊ में, 1990 में इसकी स्थापना हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि पृथ्वी का नाम किस भाषा से निकला है? अरे तो ये वर्ल्ड जियोग्राफी में इस तरह के प्रश्न आपको पढ़ाए जाएंगे। पृथ्वी का नाम किस भाषा में निकला है पूछा गया एग्जाम में।
रेलवे में पूछा गया प्रश्न है किस भाषा से निकला है ना, तो इसमें दो भाषा, एक तो अंग्रेजी और एक तो जर्मन से इसके जो है नाम निकला हुआ है। ये एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। अब पृथ्वी से अगर आपसे पूछे करंट अफेयर के भी हाल ही में प्रश्न, अगर आपसे पूछे कि EOS 08, अगर आपसे पूछे कि EOS 08 मिशन, अगर आपसे पूछे इसको किस रॉकेट से लॉन्च किया गया, किसके लिए लॉन्च किया गया, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे कि पृथ्वी के लिए ही लॉन्च किया गया। अगर आपसे पूछे रॉकेट क्या था, तो यहाँ पे SSLV D3 नामक इसके रॉकेट थे। SSLV D3 रॉकेट से इसे लॉन्च किया गया। इस तरह के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। और अगर अगला प्रश्न है भारत, अगर आपसे पूछे कि विश्व में पृथ्वी पर दिन व रात कैसे होते हैं, तो पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण। दिन व रात पूछे तो पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण दिन और रात होते हैं। अगर दूसरी बात अगर आपसे पूछे कि पृथ्वी पे मौसम परिवर्तन क्यों होते हैं, मौसम का परिवर्तन ये किस गति की वजह से होता है पृथ्वी के, तो ये आप लोग बताएंगे इसको परिक्रमण गति की वजह से होता है। परिक्रमण गति कि जब पृथ्वी सूर्य का परिक्रमा करती है तो उसको परिक्रमण गति, और जब सूर्य पृथ्वी अपने घूर्णन पे घूमती है तो उसको घूर्णन गति, मतलब अपने अक्ष पे ही एक जगह पे घूमेगी तो उसको कहते हैं घूर्णन गति। ये दोनों बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। पृथ्वी को क्या कहते हैं, इसे नीला ग्रह कहते हैं। नीला ग्रह पृथ्वी के पास जो ग्रह है इसका चंद्रमा, पृथ्वी के पास जो उपग्रह है वो चंद्रमा है। तो इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। यहीं पे अगर आपसे पूछे कि पृथ्वी दिवस हम लोग कब मनाते हैं, तो 22 अप्रैल को मनाते हैं पृथ्वी दिवस। ये भी बातें ध्यान रखेंगे। चलिए रिवीजन करते हैं कि प्रति घन इकाई मात्रा के द्रव्यमान को, वहां से नहीं, रिवीजन यहाँ से करना है कि पृथ्वी का नाम किस भाषा से निकला है, तो देखिए अंग्रेजी और जर्मन भाषा से निकला है। और दूसरी तो इसका दूसरा नाम नीला ग्रह कहा जाता है क्योंकि ज़्यादा पानी है तो ऊपर से देखने पे नीला ही दिखाई देता है। EOS 0 मिशन ये पृथ्वी के लिए है। SSLV D3 रॉकेट से लॉन्च किया गया। इसको अर्थ ऑर्ब क्या बोलते हैं, देखिए दिन व रात घूर्णन गति की वजह से होता है, और मौसम का परिवर्तन ये पृथ्वी के परिक्रमण गति की वजह से होता है। ठीक, पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न की ABO रक्त समूह की प्रणाली की खोज किसने किया था। अरे भाई बता तो चुके हैं, इसकी खोज अलग अलग तरह से प्रश्न पूछा जाता है, साइंस का प्रश्न है। तो हमने बताया कि रक्त समूह की खोज लैंड स्टीनर ने किया था। किसने किया था, लैंड स्टीनर ने किया था रक्त समूह की खोज। और AB रक्त समूह को क्या कहा जाता है, चलिए छोड़िए, AB रक्त समूह को क्या कहा जाता है, इसको सर्वग्राही बोला जाता है। ये सभी ब्लड ग्रुप से रक्त ले सकता है, सर्वग्राही कहा जाता है। सर्वग्राही का मतलब क्या हो गया, इसको इंग्लिश में यूनिवर्सल डोनर कहते हैं, यूनिवर्सल डोनर। क्योंकि अब जो एग्जाम में यूनिवर्सल डोनर लिख के आता, बच्चे समझ ही नहीं पाते हैं। डोनर का मतलब जो देने वाला होता है, तो सर्वग्राही ये है। और O रक्त समूह को क्या कहते हैं, इसको जो है गलत हो गया ना, इसको यूनिवर्सल रिसेप्टर बोलते हैं। सर्वग्राही है ना, रिसेप्टर। सर्वग्राही का मतलब यूनिवर्सल रिसेप्टर, ये हो गया। और रक्त समूह O का खोज किसने की, मतलब इसको क्या बोलते हैं, रक्त वो ये सर्वदाता होता है, सर्वदाता। अब सर्वदाता का मतलब क्या, जो सबको दे सकता है ब्लड, तो उसको क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल डोनर, यूनिवर्सल डोनर। ठीक, ये बातें आप लोग को याद रखना है। चलिए कुछ और रक्त से संबंधित प्रश्न बताते हैं। जैसे अगर आपसे पूछे कि RH फैक्टर की खोज किसने किया, RH फैक्टर की खोज किसने किया, तो इसकी खोज करने वाले कौन है, ये लैंड स्टीनर, और इनके साथ में लैंड स्टीनर और इनके साथ में कौन थे, और वीनर। लैंड स्टीनर और वीनर ने, इन दोनों ने खोजा था। अगर आपसे पूछे कि किसमें इसकी खोज हुई, तो वो आपके रीसस नामक जो बंदर हैं, बंदर, उसमें इसको खोजा गया था। ये भी बात एग्जाम में पूछा गया है। बताओ क्या क्या पूछता है।
तो हमने बताया ए बी ओ रक्त समूह की खोज किसने किया, तो लैंड स्टीनर ने किया। और ए बी जो ए बी क्या है, ये सर्वग्राही होते हैं और जिसे यूनिवर्सल रिसेप्टर बोलते हैं। वो क्या है, सर्वदाता कहते हैं, जिसे यूनिवर्सल डोनर इंग्लिश में कहते हैं। RH फैक्टर की खोज लैंड स्टीनर और वीनर ने किस में किया, तो रीसस नामक बंदरों में इसकी खोज किया। अगला प्रश्न क्या है कि किस राज्य में मैग्रो वन का क्षेत्र सबसे अधिक है, तो मैग्रो वन, ये आप लोग ध्यान रखेंगे, इसका जो क्षेत्र पूछे, क्या राज्य पूछा है, तो पश्चिम बंगाल बता देंगे। कहाँ पे, पश्चिम बंगाल। लेकिन अगर आपसे पूछे, केवल क्षेत्र पूछे कि कहाँ पे ये पाया जाता है, अगर आपको ध्यान रखना हो कि ये पाया कहाँ जाता है, तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। जो गंगा व ब्रह्मपुत्र नदी है ना, उसके डेल्टा में पाया जाता है। ब्रह्मपुत्रा नदी, इसके डेल्टा में यहाँ पे ही ये पाया जाता है, डेल्टा। और ये सभी जानते हैं, ये आप लोग जानते ही हैं कि जो गंगा ब्रह्मपुत्र की जो डेल्टा है, वो विश्व का जो है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। ये भी बातें आप लोग को याद रखना है। और अगला प्रश्न आप लोग को ये ध्यान रखना है, क्यों इसको मैग्रो वन, जो मैग्रो वन होते हैं उनकी खास बात क्या होती है, उनकी विशेषता क्या होती है, कि ये खारे पानी में उग जाते हैं। कहाँ पे उग जाते हैं, खारे पानी में क्या होते हैं, ये आसानी से उग जाते हैं, उगते हैं आसानी से, नहीं, ये खारे पानी में ही पाए जाते हैं। और बात करते हैं, एक इसके लिए परियोजना चलाई गई थी भारत में, जिसको बोलते हैं मिष्टी परियोजना। मिष्टी परियोजना शायद 2023 में चलाई गई थी। और ये परियोजना अगर आपसे पूछे क्यों चलाई गई थी, तो मैग्रो वन के लिए, मैग्रो वन के लिए। और इसको बोलते हैं सुंदर वन कहते हैं, क्योंकि इसको सुंदर वन डेल्टा बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे सुंदर वन नामक क्या होते हैं, वृक्ष, ये मैग्रो वन को ही सुंदर वन बोलते हैं। तो सुंदर वन नामक क्या होते हैं, यहाँ पे वृक्ष पाए जाते हैं। ठीक, इतनी बातें आप लोग याद रखना है। किस राज्य में मैग्रो वन का क्षेत्र सबसे अधिक है, तो राज्य पूछे तो पश्चिम बंगाल बता देंगे। और गंगा ब्रह्मपुत्र की नदी की जो डेल्टा, वहीं पे ये पाए जाते हैं। क्षेत्र आप लोग को याद रखना है। विश्व का सबसे बड़ा विशेष वो डेल्टा क्या है, सुंदरवन डेल्टा, आप लोग को याद रखना है। विशेषता क्या है, खारे पानी में आसानी ये उगता है। और मिष्टी परियोजना भारत में चलाई गई थी किसके लिए, मैग्रो वन के संरक्षण और उसके विकास के लिए। यहाँ पे लिख लीजिए, मैग्रो वन के संरक्षण के लिए। ठीक। मकर संक्रांति क्या है, क्या बातें, फसलों का त्योहार है मकर संक्रांति। ये बातें आप लोग याद रखेंगे। क्या है ये, फसलों का त्योहार। त्योहार भाई, त्योहार मुझे बहुत अच्छा लगता है। फसलों का ये त्योहार है। ठीक। अगर आपसे पूछे कुछ और त्योहारों के बारे में, बोडो कहाँ पे मनाया जाता है, बोडो, बोडो त्योहार कहाँ पे मनाया जाता है, तो ये हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में बोडो त्योहार मनाया जाता है। अगर आपसे पूछे यहीं पे नागोबा जत्रा बता दीजिए, नागोबा जत्रा, ये फेस्टिवल कहाँ पे, ये जो तेलंगाना में मनाया जाता है। तेलंगाना में मनाया जाने वाला फेस्टिवल है। लोसांग पूछ ले, लोसांग फेस्टिवल पूछ ले तो वो सिक्किम में मनाए जाते हैं। कहाँ पे, सिक्किम में मनाए जाते हैं। कर्मा पूछ ले, कर्मा पूछ ले कहाँ पे मनाए जाते हैं, या फिर उसको क्या बोलते हैं, सरहुल पूछ ले, सरहुल। तो ये दोनों त्यौहार कहाँ पे, झारखंड में मनाए जाते हैं। झारखंड में। और भी आप लोग ध्यान रखेंगे, थाई पुसम और जल्लीकट्टू, ये सभी कहाँ पे त्यौहार बहुत पूछे जाते हैं। थाई पुसम व जल्लीकट्टू, ये फेस्टिवल कहाँ पे मनाए जाते हैं, ये तमिलनाडु में मनाए जाते हैं। तमिलनाडु में मनाए जाते हैं। ये बातें आपको ध्यान रखना है। रिवीजन देखिए, मकर संक्रांति जो है किसका त्यौहार है, फसलों का त्यौहार है। अगर आपसे पूछे कि मकर संक्रांति किसका त्यौहार है, फसलों का। बोडो त्यौहार बताया हमने हिमाचल प्रदेश में, नगोबा जत्रा तेलंगाना में, थाईपुसम जल्लीकट्टू ये तमिलनाडु में, लोसांग सिक्किम में, सरहुल झारखंड में मनाया जाने वाला फेस्टिवल है। आगे बढ़ते हैं। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुआ था, तो देखिए जब इसकी स्थापना हुई थी ना, 1 जनवरी 1995 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला बात है, अगर आपसे पूछे कि इस मतलब विश्व व्यापार संगठन, जिसको आप लोग WTO बोलते हैं,
इसकी स्थापना अगर आपसे पूछे कि किस संधि के द्वारा इसकी स्थापना हुई, तो ये भी बातें पूछी गई है एग्जाम में। तो मराकेश संधि के द्वारा हुई थी, मराकेश या फिर मराकेश संधि के द्वारा हुई थी। तो ये संधि का भी एग्जाम में आप लोग को पूछा गया, याद रखेंगे। मुख्यालय पूछे WTO का, तो जिनेवा में है। जिनेवा कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड में। इसके महानिदेशक पूछ ले, महानिदेशक कौन है? तो नागोजी ओंकाजा इवेला इसकी निदेशक है, नागोजी ओंकाजा इवेला। और ये कहाँ की रहने वाली हैं? तो ये नाइजीरिया की रहने वाली हैं। नाइजीरिया गलत लिखा है, लेकिन मैनेज कर लीजिएगा। और इसकी WTO की स्थापना अगर आपसे पूछे किस संस्था की जगह पे हुई थी? पहले ये WTO जो है, इसके जगह पे जो था वो GATT था। क्या था? GATT। इस संगठन की जगह पे ही नाम बदल कर आगे चल के 1995 में WHO किया गया। अब GATT की जो स्थापना 1947 में हुई थी। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1 जनवरी 1995 में मार्केस संधि के द्वारा, और हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जिनेवा में है। महानिदेशक नागोजी ओंकाजा इवेला नाइजीरिया की रहने वाली है। WTO की स्थापना किसके जगह पे हुई थी? तो ये भी GATT के जगह पे हुई थी। 1947 में GATT की स्थापना हुई थी। डिब्रू सैखोवा नामेरी ओरंग राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे? इसके अलावा काजीरंगा पूछ ले, काजीरंगा पूछ ले, मानस पूछ ले राष्ट्रीय उद्यान, या फिर इसके अलावा देहिंग पटकई पूछ ले, या फिर रायमोना पूछ ले। रायमोना कितना हुआ? 4 इधर 3 इधर, 4 3 7 हुए 3। हाँ, तो ये सभी जो कहाँ पे हैं? असम में है। ये सभी जो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? असम में है। ठीक, 7 हैं। और उसके बाद अगर आपसे पूछे कि सर्वाधिक नेशनल पार्क किस राज्य में है, तो वो है आपके मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क। सर्वाधिक वन पूछ ले कहाँ पे? सर्वाधिक जो है वन वाला राज्य कहाँ पे? हमेशा यही मध्य प्रदेश ही पहले स्थान पे रहता है, मध्य प्रदेश है। जितनी वन सर्वेक्षण रिपोर्ट में ये सभी चीज़ें बताई जाती हैं, ये बातें आप लोग को याद रखना है। और कितना है यहाँ पे नेशनल पार्क? तो कुल 12 नेशनल पार्क हैं। चलिए इसका रिवीजन करते हैं कि डिब्रू सैखोवा नामेरी ओरंग राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? असम में। काजीरंगा, मानस, देहिंग पटकाई, रायमोना ये भी असम में ही है। और सर्वाधिक नेशनल पार्क पूछे तो मध्य प्रदेश में कुल कितने? 12 नेशनल पार्क हैं। सर्वाधिक वन वाला राज्य भी भारत जो है वो मध्य प्रदेश है। एक्सरे की खोज किसने किया था? देखिए, कुछ वैज्ञानिक आविष्कार और उसकी खोजकर्ता के बारे में एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। तो देखिए, विलियम रॉन्टिजन ने इसकी खोज की थी। किसने? विलियम। आप लोग रॉन्टिजन केवल याद रखेंगे, क्योंकि विलियम तो सबके नाम के पहले लगा होता है। तो विलियम रॉन्टिजन ने, इसके लिए इनको भौतिकी का नोबेल दिया गया। भौतिकी का नोबेल इनको दिया गया। और कब दिया गया? 1901 में। और नोबेल की शुरुआत कब हुई थी, ये भी आप लोग बता दीजिए। बोर्ड पे ही प्रश्न लिखा गया है और जवाब उसका लिखा गया। ब्लूटूथ का आविष्कार अगर आपसे पूछे किसने किया था? ब्लूटूथ का, तो इसके आविष्कारक जो है हार्टसन ने किया था। किसने? हार्टसन। एक्सरे खोजे रॉन्टिजन और ब्लूटूथ खोजे हार्टसन ने। ठीक, अगर आपसे पूछे कि टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? टेलीफोन का आविष्कार तो ग्राहम बेल ने किए थे। ग्राहम बेल ने किए थे। लेकिन अगर आपसे पूछे टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? टेलीविजन टीवी, इसके आविष्कारक कौन है? तो इसके आविष्कारक लोगी बेयर्ड हैं। कौन? लोगी बेयर्ड महोदय हैं। और क्या बता दें, रेडियो का आविष्कारक पूछे, रेडियो का, ये सभी पूछा गया है तो पूछा भी जाता है, अक्सर पूछा जाता है। तो रेडियो के आविष्कारक मार्कोनी जी हैं। और क्या है? दूरबीन पूछ ले, दूरबीन पूछे तो गैलीलियो ने। वैसे गूगल पे सर्च करेंगे तो और भी इसके खोजकर्ता आएंगे, लेकिन जो सबसे ज़्यादा ख्याति प्राप्त है वो गैलीलियो को है। और ये जो है
इसके लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, दूरबीन के आविष्कारक। और माइक्रोस्कोप यानी कि उसको क्या, सूक्ष्मदर्शी की खोज, तो वो खोजे थे एंटोनी वॉन लुवेनहॉक। उनके बारे में भी एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था कि माइक्रोस्कोप की खोज किसने किया। चलिए, एक्सरे की खोज किसने किया? विलियम रॉन्टिजन ने। भौतिकी का नोबेल इसके लिए 1901 में दिया गया। ब्लूटूथ के आविष्कारक हॉटसन ने। और अरे 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 और टेलीफोन के आविष्कारक ग्राहम बेल। टेलीविजन के आविष्कारक लोगी बेयर्ड। और रेडियो के आविष्कारक मार्कोनी। दूरबीन के आविष्कारक गैलीलियो। सूक्ष्मदर्शी यानी कि माइक्रोस्कोप के आविष्कारक कौन है? एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक। स्पर्म की भी खोज उन्होंने किया। और कोशिका में रिक्तिका पाई जाती है, उन्होंने खोजा था। बैक्टीरिया की खोज वो भी एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। जय हिंद। आज के क्लास में बस इतना ही। क्लास अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों तक शेयर करिए। और आज के क्लास में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।